देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी उसमें हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जो है कुछ एक स्टेप्स हमने वहाँ पे सीखे थे। अब उसी केमिकल इक्वेशन को आपको जो है और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है। हमें इसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की नीड क्यों हुई? क्योंकि देखो बच्चों, हमें जो आप अगर अपने अकॉर्डिंग देखें, मैं आपका ही एग्जांपल देती हूँ। जब आप अपने स्कूल्स में जाते हो तो सभी बच्चों की अपनी एक ड्रेस है। अगर आप विदाउट ड्रेस जाते हो तो आप उस स्कूल का हिस्सा नहीं माने जाते। आई एम राइट? तो जब और थोड़ा जो है आपको ओड भी फील होता है कि सभी बच्चे एक जैसे यूनिक आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यूनिफॉर्म फेज आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आप अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको जो है थोड़ा अलग से दिखाई देंगे कि नहीं, ये शायद स्कूल का हिस्सा नहीं है। ऐसा कुछ होता है। अगर आपने स्कूल की ड्रेस डाल रखी है, आपने टाई अप कर रखा है, बेल्ट यूज़ कर रखी है, तो उससे क्या होता है ये भी पता लग जाता है आपको देखकर कि ये उस स्कूल का बच्चा है, वहाँ से ये बिलोंग कर है। तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके जो आउटर स्ट्रक्चर है उससे ही देखकर सामने वाला जो है अंडरस्टैंड कर जाता है। इसी टाइप से हमें जो केमिकल इक्वेशन है उसको कुछ एक जो है ऐसी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे ऐड करनी होंगी कि सिर्फ उस इक्वेशन को देखकर ही सामने वाला आइडेंटिफाई कर जाए कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, इसमें किसका क्या नेचर है। समझ रहे हैं बच्चे? सिर्फ वही चीज़ें हैं कि अगर आप ड्रेस यूज़ करें तो इनको भी अपने आप को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, अगर आप ड्रेस यूज़ नहीं कर रहे होते तो ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि आप किस स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपने ड्रेस यूज़ कर रखे तो आइडेंटिफाई इजिली हो जाता है कि ये जो है वहाँ से उस स्कूल से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे ही जब आप यहाँ पे कि जब केमिकल इक्वेशन आपकी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाती है, क्या रिएक्टेंट टू जो प्रोडक्ट जाती है, तो यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट, कंपाउंड या फिर जो भी आप मॉलिक्यूल लिखते हैं उनकी स्टेट या फिर जो है उनका एक्चुअली में अब हम उसको किस फॉर्म में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों? तो देखो हमें जो है यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन और जो है कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बाय इंडिकेटिंग फिजिकल state of reactant and product and देखिए बच्चों, यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रहेगी वो आप क्या करेंगे कि जो भी आपने वहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी आपने यूज़ किया है उसके आप फिजिकल स्टेट को डिनोट करेंगे। सेकंड पॉइंट, देयर इज बाय इंडिकेटिंग लिख लीजिए हीट चेंज when chemical reaction takes place, when chemical reaction takes place। क्लियर बच्चों? आपको जो है वहाँ पे हीट का चेंज भी शो करना होगा। कैसे करेंगे वो अभी आप क्लास पे कंटिन्यू रहिए, आपको पता लग जाएगा। थर्ड वन क्या रहेगा? बाय इंडिकेटिंग condition take place for chemical reaction। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो है आपको थोड़ा अपने आप को कंसंट्रेट करके थोड़ा इसको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है कंडीशन भी समझना है कि हम एक्चुअली में कौन सी कंडीशन जो अपनी केमिकल रिएक्शन को देने वाले हैं, हीट चेंज का क्या मीनिंग रहेगा, हम फिजिकल स्टेट जो है उनको कैसे अपनी केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई करके उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो देयर इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी, आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर हम जो है 3 टाइप्स उसके यूज करते हैं। बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो हम यहाँ पे 3 टाइप्स यूज करते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस। बट यहाँ पे जो है आप ये तो यूज करेंगे ही, साथ में एक टर्म और यूज करने वाले हैं बच्चों हम,
एक्वस। अब ये एक्वस क्या होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से अभी बता रही हूँ। देखिए, अगर आपका कोई भी सब्सटेंस, जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, देयर इज यू आर यूजिंग एनी कंपाउंड मॉलिक्यूल एंड एनी एलिमेंट इफ दैट नेचर इन सॉलिड फॉर्म, सो वी विल यूज देयर स्मॉल एस। सॉलिड स्टेट के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, स्मॉल एस यूज करेंगे। लिक्विड स्टेट के लिए स्मॉल एल यूज करेंगे। गैसियस स्टेट के लिए बच्चों स्मॉल जी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और एक्वस के लिए हम जो है ए क्यू ये यूज करेंगे, या फिर आप इसको स्मॉल लेटर्स में भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको यही लिखा मिलेगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो, सॉलिड स्टेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एस यूज करेंगे। लिक्विड के लिए स्मॉल एल। गैसियस स्टेट के लिए स्मॉल जी यूज करेंगे। एंड फोर्थ वन हमने यहाँ पे देखा कि एक्वस। अब ये एक्वस क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं बच्चों। पहले हम देखो, एक्वस जो होता है, एक्वस जो निकला है वो एक्वा वर्ड से निकला है। कहाँ से निकला है, एक्वा वर्ड से। अब एक्वा का मीनिंग क्या होता है बच्चों, केमिकली अगर हम देखें तो एक्वा का मीनिंग होता है वाटर, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में डिसोल्व करके बनाया गया है, क्या विच है, यस। तो देखिए बच्चों क्या रहेगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि जो भी हम एक्वस जो है उसके लिए यूज करेंगे, जो सॉल्यूशन आपने पानी के अंदर डिसोल्व करके बनाया है उसको हम एक्वस यूज करेंगे, ठीक है। देखो, आप केमिस्ट्री में एक टर्म अभी और थोड़ी स्टडी करने वाले हो, डाइल्यूट। डाइल्यूट होता है, तो देखो आपने क्या किया, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आप क्लियर करूंगी। आपने ये किया कि कोई भी 5 ग्राम जो है सोल्यूट आपने हाफ लीटर वाटर के अंदर ऐड किया। समझ रहे हैं बच्चों क्या बोल रही हूँ, आपने 5 ग्राम जो है सोल्यूट ऐड किया हाफ लीटर वाटर के अंदर, या मैं इसको एक्वा लिख देती हूँ। एक्वा आपने यूज किया, ठीक है। एक्वा आपने यूज किया, उसमें क्या ऐड किया हमने, 5 ग्राम सोल्यूट ऐड किया। अब आप क्या कीजिए, इसी 5 ग्राम में वाटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दीजिए। इसमें आप हाफ में 1 लीटर और ऐड कर दीजिए बच्चों, ठीक है। इट मीन्स आपने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। किसकी क्वांटिटी इंक्रीज की बच्चों, हमने वाटर की। क्लियर हो रहा है। तो देखो यहाँ से आपको जो है टेंस नहीं होना है कि एक्चुअली में एक्वा सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा। एक्वा सॉल्यूशन सिर्फ वही होता है जिसमें जो आपका वाटर जो है एज सॉल्वेंट यूज किया गया है और उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड करके आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दे रखा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। अभी कुछ एग्जांपल देख, यस देयर इज एग्जांपल। देखो बच्चों, आप ये पहले भी स्टडी करके आ चुके हैं। व्हेन जिंक मेटल, जिंक react with sulfuric acid, zinc react with sulfuric acid, it will be converted into, किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, ये जिंक सल्फेट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहला आपका जो वर्क था वो क्या था बच्चों, हम अपने हर स्टेप को पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। पहले हम इनको सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जिंक के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, Zn। फिर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम यूज करेंगे H2SO4। फिर जो आपका जिंक सल्फेट होगा उसका होगा ZnSO4, और हाइड्रोजन को हम H2 की फॉर्म में लिखेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो जिंक है हमारा वो यहाँ पे बैलेंस है, आप देख सकते हैं Zn इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। अगर हम फिर सल्फर की बात करें तो यहाँ पे ये 4 ओनली ऑक्सीजन के साथ है, ना कि सल्फर के साथ। तो उधर भी सल्फर 1 है, इधर भी 1 है। क्लियर, ऑक्सीजन उधर भी 4 है और इधर भी 4 है। हाइड्रोजन इधर भी 2 है और उधर भी 2 है। अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो आपको इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। अब देखिए, हम इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। कैसे, जिंक जो मेटल होती है बेसिकली सभी क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। तो जिंक जो है उसको हम स्मॉल एस में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होती है। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो हमारे किस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। अब जो ये H2SO4 है बच्चों, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मैंने एक क्यों लिखा है, यानी कि आपने कुछ अमाउंट जो है वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर रखे, जिससे आपका वो एक्वस सॉल्यूशन रेडी हो रखा है। तो जिंक मेटल के अंदर जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है ZnSO4 में। अब ये ZnSO4 जो बनता है बच्चों, ये सॉलिड फॉर्म में जाता है
और हाइड्रोजन जो है ये हमारी क्या होती है, गैसियस फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? तो देखो आपको इक्वेशन देखकर ये पता लग रहा है कि जो जिंक है वो किस फॉर्म में लिया है हमने, सॉलिड फॉर्म में लिया है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने किस फॉर्म में लिया है, एक्वस फॉर्म में लिया है। एंड जिंक सल्फेट हमने किस फॉर्म में लिया है, सॉलिड स्टेट में है। और हाइड्रोजन जो वो किस फॉर्म में रहेगी यहाँ पे, गैसियस फॉर्म में। तो ये हम जो इसकी फिजिकल स्टेट यहाँ पे शो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लिखें तो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैक्लाइन। स्लैक्लाइन इसका कॉमन नेम रहेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका जो है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नाम रहेगा, आपका जो आईपैक सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो अब जो है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से आप क्या करते हैं, CO2 पास करा दीजिए। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से बनने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस में, और क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे अब किस फॉर्म में होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका बनता है, ये कहाँ से बनता है, जब आपके पास व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सफेद चूना होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसके अंदर जब आप वाटर को ऐड कर देते हैं तो वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इसमें से आपको CO2 गैस पास करनी है, जिससे आपके ये प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, अगर अब हम इनकी फिजिकल स्टेट यहाँ पे दिखाना चाहें तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, वो किस फॉर्म में है, देयर इज इन एक्वस फॉर्म एंड CO2 दिस वन इन गैसियस फॉर्म एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद जो है, जो आपने वो व्हाइट चूना जो लिया था उसमें व्हाइट कलर का जो है कि काफ़ी सॉलिड मटेरियल नीचे आपके बॉटम में इकट्ठे होने लग जाता है। ठीक है, तो वही क्या होता है बच्चों, आपका कैल्शियम कार्बोनेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट होता है तो यानी कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। प्रेसिपिटेट क्या होगा बच्चों, जो सॉलिड रेजिड्यू आपको अपने बॉटम में मिल जाता है किसी भी कंटेनर में, उसको हम प्रेसिपिटेट बोल देते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। H2O जो है ये आपका पता ही है लिक्विड फॉर्म में रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से जो है हम अगर फिजिकल स्टेट को यहाँ पे मेंशन करते हैं तो हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हीट चेंज को हम कैसे शो करेंगे। यस बच्चों, नाउ हीट चेंज। तो देखिए हीट चेंज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारे लिए, फिजिकल स्टेट से तो काफ़ी हद तक ये जो है इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों देखो वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में हम जो अपनी इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों, हीट चेंज यानी कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कार्बन को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन आपने यहाँ पे ही ऐसे लिखा क्योंकि आप वर्ड में लिख रहे हैं कार्बन को, तो ऑक्सीजन को भी हम ऐसे लिख लेते हैं। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में वो है जो कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? देखो कार्बन को जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले मैं कुछ एक कॉमन एग्जांपल आपको देना चाहूँगी जिससे आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ये होता क्या, हीट चेंज कैसे होती है। आप क्या कीजिए, अपने अराउंड जो है कुछ वुडन बॉक्सेस ले लीजिए या वुडन जो है स्टिक्स ले लीजिए, आप उसको जो है बर्न कीजिए एयर की प्रेजेंस में, आप उसको बर्न कीजिए। और बर्निंग जो प्रोसेस होगा, कंबशन जो प्रोसेस होता है विदाउट एयर कभी नहीं होता। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जो आपने कैंडल का एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से क्लियरिटी आ रही थी। तो देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, उन जो आपने वुडन स्टिक्स ली हैं उसको जो है बर्न कीजिए। वहाँ से आपको पता है धुआं निकलता है, वो जो धुआं होता है उस स्मोक में जो है वो क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जनरली हम मानकर चलते हैं कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है। और साथ में हमारे जो है, अब देखो जो हमने लकड़ी को जो बर्न किया है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल ही रही है, साथ में आपको उसके अराउंड जो है गर्मी फील होती है। जब आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो हम ऐसा ही करते हैं, हम जो है स्टिक्स को बर्न करते हैं और हम जो है अपने हीटिंग इफेक्ट वहाँ से फील करते हैं, गर्मी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारी जो कूलिंग है वो दूर हो जाती है। तो देखो
जब भी जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो हीट वहाँ पे होगी ही होगी। तो मैं यहाँ पे हीट भी लिख देती हूँ साथ में। आई थिंक आपको क्लियर हो। अब आपका पॉइंट यहाँ पे ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आप जो है वुडन स्टिक की बात करें, बट यहाँ पे मैंने एग्जांपल कार्बन का लिया है। देखो बच्चों, जो वुडन स्टिक यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही होते हैं। आप चाहे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर की बात क्यों ना कर लीजिए। वुड आपको कहाँ से मिली? प्लांट से मिली है। प्लांट आपके क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, लिविंग मैटर है। तो देखिए वहां से जो है आपको वुडन मिली है, वुडन में आपका क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बन प्रेजेंट रहेगा। चलो वो आप छोड़िए, आप कोयला को बर्न कर लीजिए। कोयला जब आप बर्न करते हैं काफ़ी हीट वहाँ से निकलती है, काफ़ी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट वहाँ से रिलीज होती है। और जो जहाँ जिस एरिया में कोयला को जलाया जाता है वहाँ पे काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ जाता है। समझ रहे हैं बच्चे? तो देखो वहाँ से हीट का निकलना कंपल्सन होता है, निकलती ही निकलती है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। चलो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, C+O2 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2। अब जो देखिए हीट के लिए हम क्या क्या सिंबल यूज करेंगे, तो हीट के लिए आप एज इट इज हीट भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एनर्जी भी लिख सकते हैं बच्चों, या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। अगर कहीं आपके क्वेश्चन में आ भी जाए तो आपको समझ लेना ये सेम थिंग है। या फिर आप यहाँ पे डेल्टा ये सिंबल भी यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों डेल्टा, ठीक है। ये हीट चेंज को दिखाता है, कितना हीट जो है वो आपका चेंज हो रहा है, कितनी हीट वहाँ से रिलीज हो रही है। हम ये सिंबल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे हीट ना लिखकर आप यहाँ पे डेल्टा सिंबल भी यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो देखो बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या कीजिए, मीथेन गैस ले लीजिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसको O2 की प्रेजेंस में गर्म कीजिए और आपको जो मिलता है वो CO2 प्लस H2O मिलता है। अब देखिए मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि साइंस जो है हमेशा एक प्रैक्टिकली वजूद को मानती है। अगर आपने प्रैक्टिकली प्रूफ किया और वो जो कंप्लीट यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टेड हो गया, तो इट मीन्स आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है वो एक्यूरेट है। अगर वहाँ पे किसी भी कोई भी अगर वहाँ पे मिस्टेक्स मिलती है तो इट मीन्स आप क्या है? रॉन्ग है। तो आप प्रूव कीजिए कि ऐसा कुछ होता है, प्रूफ देना ही देना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, मीथेन गैस, अब ये मीथेन गैस जो है ये कहाँ से निकलती है? मीथेन गैस जब भी आप जो है काफ़ी सारे जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं या फिर जो अदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है आप उसको इकट्ठा कर दीजिए। कुछ टाइम के बाद वो गल सड़कर वहाँ से जो काफ़ी अमाउंट में गैसेस निकलने लग जाती है, आपको स्मेल आती है उसमें से, काफ़ी गंदी स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी होती है बच्चों? मीथेन गैस की होती है। समझ रहे क्या बोल रही हूँ? आप वेजिटेबल प्लांट्स को इकट्ठा कर लीजिए, या आप अपने घर में जो है पेड़ पौधों से जो टूटे हुए पत्ते होते हैं या फिर कुछ लकड़ी होती है, आप उस सबको क्या कीजिए, एक जगह इकट्ठा करने लग जाइए ऊपर नीचे लेयर्स में। तो क्या होता है, वो खाद में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, बट वहाँ पे स्मेल काफ़ी गंदी आती है। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। आप क्या कीजिए, काउ डंग या बफेलो डंग जो होता है उसको हम कहीं पे भी इकट्ठा करने लग जाते हैं, तो वहाँ से काफ़ी गंदी स्मेल आती है। वो किसकी स्मेल होती है बच्चों? वो आपकी मीथेन गैस की ही होती है। जो वो स्मेल हमें इतनी गंदी फील होती है वो मीथेन गैस की होती है। और जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, अब आप क्या कीजिए, उसको जो है बर्न कर लीजिए। बर्न जब आप करेंगे तो वहाँ से CO2 गैस निकलेगी और साथ में वाटर के वेपर्स भी निकलेंगे। अब CO2 निकली हमें कैसे पता लगा? देखो बच्चों, हम जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसका मेन रीजन CO2 गैस ही है। कैसे? उसके पीछे की हम हिस्ट्री को समझ लेते हैं। कैसे हुआ बच्चों? जितने भी पेट्रोल डीजल जितने भी ऑयल्स हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स इंजन्स के लिए, या जो आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाँ पे भी हम जो है अपने व्हीकल्स को बाय यूजिंग ऑयल जहाँ पे भी रन कर रहे हैं, उन सभी से जो है CO2 यानी कि धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई। चलो धुआं नहीं निकलता, बट एक्चुअली जब वो जलते हैं तो क्या होता है, वहाँ से CO2 गैस रिलीज होती ही होती है। क्लियर हो रहा है? अगर आपने क्या किया, उस CO2 को रोक दिया तो जो आपका इंजन है वो डैमेज हो जाएगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एक स्पेस होता है जो भी व्हीकल्स होता है जिसके अंदर से वो गैस जो है ऑटोमेटिकली पास होती रहती है। अगर आप उसको रोक देते हैं तो आपका व्हीकल जो उसका इंजन होता है वो स्टॉप हो जाएगा, वर्किंग में नहीं रहेगा। जब तक आपका जो है फ्यूल जो है वो बर्निंग प्रोसेस में नहीं आएगा तब तक आपकी जो है कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है? तो जब वो मूव करेगा तो वहाँ से CO2 गैस निकलेगी। क्लियर बच्चों क्या बोल रहे हो? तो जब वो CO2 गैस निकल रही है तो हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है।
क्यों हो रहा है ऐसा कि जब व्हीकल बढ़ रहे हैं तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। आप जब किसी ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में चले जाइए, आपको क्या फील होगा, कुछ टाइम के बाद आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है सिकनेस फील होती है कि हम जो है बिल्कुल थक चुके हैं, ठीक है, हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और उस एरिया में जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों हो रहा, कभी सोचा? सिर्फ इसी वजह से बच्चों कि जहाँ पे जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जहाँ पे जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज के अंदर फ्यूल को जो है बर्न किया जाएगा, जहाँ पे जितनी ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स को यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे CO2 की अमाउंट बढ़ेगी। और जब CO2 की अमाउंट बढ़ेगी तो साथ में यहाँ से काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होने की वजह से हमें वहाँ पे जो है हीट ज़्यादा फील होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। अब सेकंड थिंग मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके माइंड में आना चाहिए, अपने आप को क्रिएटिव कीजिए कि सांस लेने में फिर हमें कैसे प्रॉब्लम है, हमें तो सिर्फ गर्मी लगनी चाहिए। फिर देखो CO2 के साथ जो है इसका छोटा भाई एक और होता है, कौन? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है काफ़ी जहरीली गैस होती है, काफ़ी डेंजरस गैस है हमारे लिए। आपने जो है अपने बड़े, अभी तो चलो आजकल हम यूज़ नहीं करते अंगीठी, पर जो आपकी फैमिली में बड़े होंगे उनसे आप पूछना है कि एक्चुअली में जो अंगीठी है वो क्या करती है। अगर आपने जो क्लोज रूम के अंदर क्या क्या अंगीठी को जला दिया और वो उसको जो है प्रॉपर वे में आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपका दम घुट जाएगा कुछ टाइम के बाद। देखो बच्चों ऐसा होता क्यों है, हमें ये समझना है। क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हार्ट पंपिंग से हीमोग्लोबिन ट्रांसफर होता है हमारी कंप्लीट बॉडी में। वहाँ पे जब आप सांस ले रहे हैं तो O2 का एडिशन होता है, ऑक्सीजन गैस का एडिशन होता है, ठीक है बच्चों। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन मेटल होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, उसके साथ O2 का एडिशन होता है। कैसे होता है, देखो ऐसे, यहाँ से जो बेंट शेप में यहाँ पे O आ जाता है और फिर ये O और आगे जो है आपका ये जो प्रोसेसिंग एक लॉन्ग चेन बन जाती है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की अगर आपको स्ट्रक्चर देखनी है तो मैं बायो इनऑर्गेनिक्स की स्पेशल वीडियोस डालूंगी, वहाँ पे हम हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को अलग से पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है उसके साथ हमारी ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली एडिशन होती रहती है, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो जैसे ही CO हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो ये क्या करता है, CO ऑक्सीजन से ज़्यादा पावरफुल होता है, ये इस ऑक्सीजन को भगा देता है और खुद का एडिशन यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये बल्की ग्रुप हो गया, इसकी वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, और जो हमारी हार्ट पंपिंग होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है बच्चों। और जब हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम आएगी तो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर हम जो है ऐसी ही बात है तो हम इसको यहाँ से लिंक करके कैसे क्या पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, जहाँ पे CO2 है, अगर वहाँ पे CO2 कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रही तो CO ग्रुप भी कहीं ना कहीं बन रहा होगा। CO जो है ओनली 0.001% एग्जिस्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में रहती है। ये इतनी कम परसेंट में जब रहती है इसीलिए हम अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। बट जहाँ पे पोल्यूशन बढ़ेगा, जब ये बढ़ रहा है तो साथ में ये भी बढ़ेगा, ठीक है, उस एरिया में साथ में CO की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है और हमें वहाँ पे गर्मी तो लगेगी। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो देखो, अब जिन भी केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, अब हम जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हम बहुत टाइप की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, तो क्यों ना हम इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लें यहाँ पे। तो यहाँ से जब हीट निकल रही है तो हीट का निकलना, क्या हीट को हम किस फॉर्म में बोल सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर की फॉर्म में बोल सकते हैं। टेम्परेचर देखो कई बार क्या बोल देते हैं हम, जब बुखार आ जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जिससे हम क्या समझ जाते हैं कि फीवर है। तो देखिए हीट यहाँ से रिलीज हो रही है, टेम्परेचर की बोल सकते हैं उसको कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखो टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मो बोल देते हैं, ठीक है, थर्मो। तो देखो बाहर निकलना एक्सो, एग्जिट कर गया तो देखिए यानी कि एग्जिट कर गया, कौन एग्जिट कर गया, टेम्परेचर एग्जिट कर गया। अब टेम्परेचर एग्जिट किया है तो जब एग्जिट करना उसके लिए हम एक्सो वर्ड यूज कर सकते हैं और टेम्परेचर के लिए हम थर्मो वर्ड यूज कर सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर बन गया बच्चों क्या, एक्सोथर्मिक। क्या बन गया बच्चों, एक्सो
थर्मिक बन गया, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक को हम कैसे डिफाइन कर देंगे, रिलीज ऑफ हीट। अगर हीट रिलीज हो रही है तो हमारी कौन सी रिएक्शन होंगी बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो ये दोनों रिएक्शन आपने यहाँ पे पढ़ी है, किस रिएक्शन के एग्जाम्पल रहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के। क्लियर है बच्चों। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या, कि जब भी आप जो है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव जो आपका सिस्टम होता है, उसमें आप जब भी खाना लेते हैं उसमें आपको ग्लूकोज मिलती है, और ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है जिससे आप वर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब देखो मैंने जब आपको बताया कि मीथेन गैस जब रिएक्ट करती है किसके साथ, O2 की प्रेजेंस में जब बर्न करती है तो यहाँ से CO2 और H2O निकलता है। चलो हमने CO2 का तो प्रूफ देख लिया कि हीटिंग इफेक्ट शो करता है और हमें जो है थोड़ा रेस्पायर करने में प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये H2O जो है हमें कैसे पता लगा कि वाटर के पार्टिकल भी होते हैं। अब क्या कीजिए बच्चों कि जो आपने जो है LPG जो घर में यूज़ की जा रही है या CNG जो यूज़ की जा रही है, उसमें कई बार ये सुना होगा आपने कि इसमें लग रहा है कि वाटर ज़्यादा आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जब भी हमारी जो गैसेस होती हैं उनको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे फिल कर दिया जाता है कि उसके कुछ एक पार्टिकल जो वाटर के होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नीचे इकट्ठे हो जाए, जो वेपर की फॉर्म में उस गैस में एग्जिट कर रहे थे, ठीक है। तो जब वो वेपर की फॉर्म में उसके अंदर थे तो वो क्या हो गई, अब जैसे ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर किया, वाटर क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ भागेगा। अगर लो टेम्परेचर करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा पहले वेपर से, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसमें इकट्ठा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो आप क्या कीजिए, पेट्रोल को अपने हाथ पे रख लीजिए, ठीक है। और जब पेट्रोल को आप अपने हाथ पे रख रहे हैं तो इट मीन्स आपने इसका आप उसको रूम टेम्परेचर पे लिया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो, वो इवेपोरेट हो जाता है। बट आपको जो आपकी बॉडी होगी, यानी कि जो आपका पाम पे अगर आपने रखा है तो आपकी जो पाम होगी उसको कूलिंग इफेक्ट फील होगा। वो क्यों हुआ, क्योंकि वो तो जो ऑयल था वो तो बर्न हो गया, वो इवेपोरेट हो गया टोटली। किस वजह से, क्योंकि हाई टेम्परेचर उसको मिला जिसकी वजह से वो निकल गया। बट वाटर के वेपर को तो जो है उस टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं हो रहे थे, वो तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा कूलिंग फील होने लग जाती है। और सेकंड थिंग क्या कि जब टेम्परेचर ज़्यादा मिला है वो जो पेट्रोल के जो वेपर्स में कन्वर्ट है वो आपकी बॉडी की लेटेंट हीट को वहाँ से एब्जॉर्ब करके ले गए, जिससे आपकी उस टाइम पे आपको क्या फील होता है, कूलिंग इफेक्ट फील होता है। तो आप देखो जो कई बार सिलेंडर में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वाटर की क्वांटिटी आई थिंक इसके अंदर ज़्यादा आ गई है, तो वहाँ से जो है फिर आपकी गैस की क्वांटिटी उसके अंदर कम हो जाती है। तो वो क्या प्रूफ है कि वहाँ से जो है आपकी जब भी आप ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करते हैं तो वाटर जो है उसके अंदर होता ही होता है, ठीक है बच्चों। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज का, जैसे मैं बात कर रही थी C6H12O6, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ले लीजिए, ठीक है। क्यों लिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो हम सांस थोड़ी ना बंद कर लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद हम जो अपना वर्क करने लग जाते हैं हम सांस थोड़ी ना बंद कर लेते हैं, ऑक्सीजन तो हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं। तो देखिए ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में, साथ में मिलती है क्या, एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम कहाँ यूज करते हैं, अपने वर्क में यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इट मीन्स ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन रहेगी बताइए, ये भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस नहीं है ये आई थिंक। तो देखिए 6 2 12 एंड 6 ऑक्सीजन इधर है, 12 6 18, बट देयर इज ओनली 6, तो इसको हम क्या कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इक्वेशन हमारी बैलेंस है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये भी आपका डाइजेशन है या फिर जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है। और कई बार आपने ये भी नोट किया होगा कुछ एक जो ह्यूमन बीइंग है वो जब खाना खाते हैं तो आपको गर्मी लगने लग जाती है खाना खाते खाते, क्यों, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन भी ले रहे हो और आपके ग्लूकोज जो उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो रहा है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हो, वाटर आपको कंप्लीट अमाउंट में आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है और साथ में एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है। इस वजह से भी जो है हमें ये फील होता है। नाउ थर्ड पॉइंट कंडीशन। अब जो वो कंडीशन थी वो क्या इंडिकेट करेंगे, देखो बच्चों कंडीशन कुछ नहीं इंडिकेट करेंगे। कंडीशन क्या होती है,
जब कोई केमिकल इक्वेशन ना होना चाहे और उसको पुशअप करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, यानी कोई एक ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में नहीं जाना चाह रहा, फिर भी हम उसको जो है किसी वजह से किसी एक जो बैक फोर्स लगा के हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करनी होंगी। अब वो कंडीशन क्या होंगी वो देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए आज ये पॉइंट पे, तो देखो बच्चों कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं KClO3, ठीक है। ये जो आपके कंपाउंड होता है पोटेशियम क्लोरेट, इसको हम क्या करें, इसको जो है हमें कंडीशन देंगे, हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्या स्टडी करनी है, ओनली कंडीशन से स्टडी करनी है। तो आप क्या कीजिए, हमने इसको किया है हीट दी है, और यहाँ पे मैं एक और कंपाउंड दिख रही हूँ MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, जिस बच्चे को समझ ना आए वो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना अपना क्वेश्चन, क्या समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेट, क्योंकि ये क्या है, एक मेटल है, ठीक है, और मेटल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को देने का काम होता है, ठीक है। अब Cl जो है ये आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी आपकी गैस है, ये भी नॉन मेटल है, ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली है, ठीक है। अब देखो अगर हम पावर की बात करें ना बच्चों, पावर यानी कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जिन बच्चों ने पहले वीडियोस ना देखी वो वीडियोस देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वर्ड मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पावर होती है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट की। तो यहाँ पे जो एलिमेंट Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। ऑक्सीजन की पावर क्या है, ज़्यादा है, ये पावरफुल है ज़्यादा, ये इससे थोड़ा कम है, ठीक है, ये इससे कम है। अब पोटेशियम का तो कैरेक्टर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को देने का, बट इन दोनों का लेने का है, तो जिसकी ज़्यादा पावर होगी वही तो छीनेगा ना। बट प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन जो उसका साइज लार्ज है, ठीक है, इसका साइज लार्ज है और इसका क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसके अराउंड अच्छे से सेटअप नहीं बैठ पा रहे, और जबकि पोटेशियम क्लोरेट एक स्टेबल कंपाउंड है, ये उधर प्रोडक्ट में जाना भी नहीं चाह रहा, तो हम इसको थोड़ी सी रिश्वत दे देते हैं। कैसे रिश्वत, कि ऑक्सीजन जो है उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसको इजीली दे सके, ठीक है, और इसी का जो है राज हो हर जगह। तो क्या करेगा, मैग्नीज जो है, मैग्नीज ने दोनों ऑक्सीजन को तो दे ही रखे हैं, इसके पास और भी इलेक्ट्रॉन है जिसको ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसने अपने वो इलेक्ट्रॉन दिखाए जिसकी वजह से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिखाए, इसको लालच था इलेक्ट्रॉन लेने थे ऑक्सीजन को, ये यहाँ से इसने अपने बॉन्ड तोड़े और इसके साथ चले गए, ठीक है। तो देखो इसने सिर्फ क्या काम किया, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया है। क्यों, क्योंकि इसने रिश्वत दे दी ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा, फिर भी अब हमने इसको क्या किया, कंडीशन अप्लाई करके फोर्सफुली हम इसको प्रोडक्ट में भेज रहे हैं बच्चों। तो देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये KCl+3O2। अगर इक्वेशन बैलेंस ना है तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। ये देखिए अब KCl आपका क्या है, सॉल्ट है ना, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, ये किस में मिल जाएगी, गैसियस फॉर्म में। अब यहाँ से तो ऑक्सीजन निकल गई, ये बाद में जाके कहीं जुड़े, हमें क्या करना, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ से ये जो है, अब हमने जो MnO2 लिया है इसको हम बोलते हैं बच्चों कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट बोलते हैं। अब ये जो है प्रोडक्ट में, ये जो आपका रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट इसके भी, पर कब, जब आपकी काफ़ी जो है टाइम तक केमिकल रिएक्शन चलती रहती। बट जब आपने MnO2 दिया है तो इसने क्या किया, उसको जल्दी से रिश्वत दी और रिएक्शन को फास्ट कर दिया। तो कैटलिस्ट सिर्फ क्या काम करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे MnO2 जो है कंडीशन दी, आपने किसकी कंडीशन दी, कैटालाइटिक कंडीशन दी है, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन फास्ट हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि जैसे आपने एक एग्जाम्पल अपने अराउंड भी देखा होगा, कुछ बच्चे तो जो है अपने आप से पढ़ाई में रुचि रखते हैं, खुद जो है इंटरेस्ट करके पढ़ जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फोर्सफुली पढ़ाना होता है, और कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। तो चलो कोई नहीं, बच्चे सभी अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर हमें जिस भी टीचर का समझ आने लग जाए ना, हमारे लिए वही सब्जेक्ट जो है ईजी हो जाता है।
हर बच्चे की अपनी अपनी जो है केमिस्ट्री है, हर बच्चे का अपना अपना नेचर है, किसका कहीं पे मैच हो, किसी का कहीं पे मैच हो। तो जो अपने IQ लेवल का, जो अपनी केमिस्ट्री का बंदा मिल जाता, वो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता, उसको समझ भी आ जाती है, ठीक है। तो जिन बच्चों को एक अच्छा टीचर मिल जाता है उसकी सोच के अकॉर्डिंग, तो उसका उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन के वो अपने आप को ग्रोथ कर जाता है। तो बच्चे सभी अच्छे होते हैं, सभी के पास उतना ही माइंड है, सिर्फ यूज करने पे डिपेंड होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको वो एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, बट वो जो है थोड़ी सी लेजी हो जाते हैं, लापरवाही जो जिसको हम बोल सकते हैं, वो जो है यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे जितना फोकस करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। तो फिर क्या करते हैं, टीचर उसको जो स्लैब लगा देते हैं, थोड़ी पनिशमेंट दे देते हैं, ठीक है, या क्लासरूम में जो है उसको थोड़ी इंसल्ट फील करा देते हैं कि आपको ऐसा नहीं आता, कुछ भी है जो मतलब एक्शन रिएक्शन कुछ उसके साथ करना पड़ता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रेशर लेते हैं, वो क्या कर जाता है, अपनी ग्रोथ कर जाता है, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो यानी कि उसको क्या किया, पीछे से एक फोर्स दिया गया, जिसकी वजह से उसने प्रोडक्ट में तो उसको कन्वर्ट होना था, क्योंकि अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, प्रोडक्ट में तो जाना था, बट हुआ क्या, रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिल गया हमें। समझ गया होंगे आप सभी इस एक एग्जाम्पल से, आई होप कि देखो आपने कैटेलिस्ट यूज किया, ऐसे हो गया आपका जो भी है, ठीक है। तो हम एक और रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं जिसमें हम कैटेलिस्ट यूज करेंगे, वो देखिए। नेक्स्ट इक्वेशन इज, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिथेनॉल में, CH3OH, मिथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, मिथेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, दोनों ही इसके नाम रहेंगे। कॉमन नेम मिथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, दैट इज IUPAC नेम, क्योंकि जो केमिस्ट्री उसमें आप दो टाइप से नेमिंग करेंगे, IUPAC नेम भी और कॉमन नेम भी। आपके भी घर पे दो दो नाम होंगे, एक आपका रियल जो डॉक्यूमेंट्स में होता है, एक आपके जो मम्मी पापा आपको प्यार से बोलते हैं, तो ऐसे इनके प्यार के नाम भी होते हैं और डॉक्यूमेंट्स में भी चलने के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये जो है ये प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट नहीं होने वाला था, पर हमने यहाँ पे इसको कंडीशन दी। क्या कंडीशन दी वो देखो, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, और ZNO और जो है CrO3, ये हमने यहाँ पे कैटेलिस्ट दिए, जिसकी वजह से हमारा ये किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, मिथेनॉल में, ठीक है। आपको एक पॉइंट बता दूं, जो ये मिथेनॉल होता है ना, ये आइस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर ये आइस के कांटेक्ट में चला जाए तो हमारी आइस बिल्कुल ही खराब हो जाएंगी, जिससे हम देखने में जो हमारी विजिबिलिटी प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। अगर मिथेनॉल कांटेक्ट में चला जाती है, हार्मफुल रहता है। तो जनरली जो अल्कोहल यूज़ की जाती है वो इथाइल अल्कोहल यूज़ की जाती है। क्लियर है बच्चों। तो देखो वहाँ पे जो हमारा सेकंड कंडीशन थी, वहाँ पे एक पॉइंट स्किप हो गया था, क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक बार वो एंडोथर्मिक और देख लीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होगा, मैंने वहाँ पे ओनली आपको हीट रिलीज बताया, हीट जो है एब्जॉर्प्शन देख लीजिए। क्या होता है, जब N2 जो गैस होती है वो O2 गैस के साथ जो है तब रिएक्ट करती है जब उसको हीट मिलती है, तब वो जो है 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती जब तक हम उसको टेम्परेचर हाई नहीं कर देते, क्योंकि आपने जो है अपना जनरली इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में देखा होगा, नाइट्रोजन गैस भी ऑक्सीजन भी गैस है, तो वो आपस में अगर ऐसे ही रिएक्शन करने लग जाए बिना किसी कंडीशन के, तो कुछ भी कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे हमारे चारों तरफ। तो देखो कुछ एक और बेसिक एग्जांपल देती हूँ। जितने भी आप चिप्स, कुरकुरे या फिर जो भी आप पैकिंग में यूज़ करते हैं खाने की चीज़ें, उनमें क्या होती है, बेसिकली आपने सुना होगा नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। नाइट्रोजन गैस ही फिल क्यों की जाती है, क्या करती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस को हाई प्रेशर और जो है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे उस खाने की पैकिंग के अंदर फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कब करेगा, आप क्या कीजिए, उस पैकिंग को फाड़ के रख दीजिए एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए रख दीजिए, सुबह आपने फाड़ा शाम तक रख दीजिए, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर तो बढ़ गया ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ये कंपाउंड बनना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो क्या होगा, आपका जो खाना होगा वो खराब हो जाएगा। क्यों खराब हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन होने लग गया उसमें, नाइट्रोजन जो आपने फिल कर रखी थी, तो ऑक्सीजन का जब एडिशन होगा, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रेंसिडिटी प्रॉपर्टी, जो रेंसिडिटी है
इस वो जो एक प्रोसेस होगा रेंसिडिटी का, उसमें भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का एडिशन जो है हमें ये बताएगा कि ऑक्सीजन के एडिशन होने से हमारा जो खाना वो खराब हो जाता है, हम उसको बचाने के लिए वहाँ पे नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस सिर्फ कब एडिशन करती है ऑक्सीजन के साथ, जब हम उसको हीट देते हैं। तो यानी कि हीट हमने क्या किया, उसको दी है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो होगा बच्चों वो क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। यानी कि एंडो मीन्स एंट्री करना, एंट्री कर दी अंदर, किसने, टेम्परेचर ने। ठीक है, टेम्परेचर ने एंट्री की है, तो यानी कि जो आपका सब्सटेंस उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जब आप CaCO3 को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, हम इसको जब हीट देते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ये CaO + CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये भी आप एक का किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक और बहुत ईजी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, वो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट से। सनलाइट के क्या यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तभी वो बना रहे हैं। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल रहेगा, एंडोथर्मिक का। तो देखो बच्चों, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से केमिस्ट्री से कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। इन केस किसी बोर्ड में मिल भी जाता है 2 नंबर में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस बताइए। बट जो CBSE है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यानी कि आपको रिएक्शंस दी जाएंगे और उसके बिहार पे पूछा जाएगा कि एक्सोथर्मिक का पार्ट रहेगा या एंडोथर्मिक का पार्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो भी हम सभी करेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो भी वीडियोस को देखते हैं आप सभी, एटलीस्ट मुझे अप्रिशिएट करने के लिए उसको लाइक तो कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, दैट्स योर चॉइस, क्योंकि किसी बच्चे को किसी टीचर का समझ आता है, किसी को किसी का समझ आता है। पर थोड़ा क्या होता है बच्चों कि अगर आप उसको लाइक भी कर देंगे ना, तो यहाँ पे अगर लाइक आप कर रहे हैं तो मेरा इतना कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ मुझ में थोड़ी एनर्जी मिलती है कि मैं यहाँ पे इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, बच्चे थोड़ा तो कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे नए जो है हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।